गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 19 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 19 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं जिनको वन बाय वन कवर करेंगे और वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं। आइए पहला टॉपिक कवर करते हैं। किसी भी विधायक होता है उसको निलंबित करने की अधिकतम सीमा क्या रहती है, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई है। किसके द्वारा? क्योंकि महाराष्ट्र के जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष के द्वारा 12 बीजेपी के जो विधायक थे उनको 1 साल के लिए विधानसभा की कार्रवाई वगैरह उसमें भाग लेने से निलंबित कर दिया है। यानी एक साल तक आप उनको कार्रवाई से निलंबित कर देते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये याचिका वगैरह दाखिल की गई है कि ये पूछा गया है कि एक विधानसभा अध्यक्ष कितने टाइम के लिए विधानसभा के जो विधायक वगैरह हैं या सदस्य रहते हैं उनको निलंबित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लिया गया है और अभी याचिका की सुनवाई नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ये बोला है कि आप यदि एमपी वगैरह है या एमएलए है उसको एक साल तक कार्रवाई से निलंबित रखते हो तो ये एक तरह से उसके साथ अनुचित व्यवहार है या सज़ा वगैरह है वो बहुत ज़्यादा क्या है कि एक तरह से पक्षपातपूर्ण है। तो इसके बारे में बात करेंगे। क्यों विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा महाराष्ट्र में उनको निलंबित किया गया था? क्योंकि इन विधायकों के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आंकड़े वगैरह हैं उनको खुलासे को लेके विधानसभा के अंदर दुर्व्यवहार किया गया था। विधानसभा के अंदर ओबीसी से संबंधित जो आंकड़े वगैरह था उनको सदन पटल पर रखा जा रहा था और उस टाइम इनके द्वारा एक तरह से दुर्व्यवहार किया गया था और उनको 1 साल के लिए क्या है कि निलंबित कर दिया गया था। तो ये कौन से नियम के अंतर्गत? महाराष्ट्र विधानसभा नियमावली नियम 53 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों को निलंबित करने की जो शक्ति है केवल विधानसभा अध्यक्ष के पास में रहती है और उसको अध्यक्ष के इस निर्णय को सदन पटल पे मतदान के लिए भी नहीं रखा जाता। अभी वर्तमान के अंदर जो प्रोसेस वगैरह संसद के अंदर क्या रहती है, यदि किसी सदस्य वगैरह को निलंबित वगैरह करना होता है तो सदन पटल पर क्या है कि इस तरह का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन महाराष्ट्र की जो विधानसभा नियमावली है उसमें क्या बोला गया है कि अध्यक्ष को इस निर्णय को मतदान पे रखने की भी जरूरत नहीं है। यदि अध्यक्ष ने डिसीजन ले लिया वो अंतिम डिसीजन है। तो इसी को लेके क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका वगैरह दायर की गई है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 212 के अंतर्गत ये बोला गया है कि अदालत को विधायिका की जो कार्रवाई वगैरह है उसमें जाँच करने का या इंटरफेरेंस करने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल 212 के अंतर्गत बोला गया है और 212(1) के अंतर्गत ये बोला गया है कि राज्य का जो विधानमंडल रहता है उसकी किसी भी कार्रवाई है उसकी विधि मान्यता या कोई भी अनियमितता के आधार पे उस पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी अन्य संस्था है वो विधायिका की जो भी कार्रवाई वगैरह रहती है उस पर प्रश्नगत किया यानी प्रश्न चिन्ह वगैरह नहीं लगा सकता। तो ये संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर और साथ में क्या कि प्रोविजन ये भी है, अनुच्छेद 194 के अंतर्गत क्या बोला गया है कि विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी सदस्य को सदन की अंतर्निहित शक्तियों यानी सदन की जो अपनी शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग करके उनको निलंबित किया जा सकता है। तो एक तरफ क्या है कि संविधान के अंदर ये प्रोविजन दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट वगैरह है वो विधायिका की जो कार्रवाई है उसमें आक्षेप वगैरह नहीं करेगा, उसकी कोई कार्रवाई वगैरह उसको प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा। इसके अलावा दूसरा ये भी बोला गया है कि यदि विशेषाधिकार विधायिका के खुद के जो विशेषाधिकार उल्लंघन होते हैं तो उस मामले में क्या है कि सदन को क्या है कि उनको दंडित करने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी यदि उनका कोई सुप्रीम कोर्ट की जो भी कार्रवाई वगैरह है उसकी अवमानना करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास में भी क्या है कि उसको दंडित करने की शक्ति रहती है। तो सेम टू सेम क्या है कि वैसी प्रोसेस वगैरह है। लेकिन ऐसा नियम क्या है कि इन नियमों के अकॉर्डिंग ये है कि उक्त सदस्यों को अधिकतम लगातार 5 बैठकें या शेष सत्र के लिए जो भी कम हो उसके लिए निलंबित किया जाता है। लेकिन एक साल के लिए थोड़ी निलंबित किया जाता है। उसको केवल जिस सत्र के अंदर उसने दुर्व्यवहार किया उस सत्र के लिए उसको निलंबित किया जा सकता है या उसको 5 बैठक है आने वाली 5 बैठक है उसमें निलंबित किया जा सकता है। ऐसे थोड़ी कि उसको 1 साल के लिए आप निलंबित कर दो। तो यही जाँच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका वगैरह डाली गई थी। यह राज्यसभा के अंदर ये प्रोविजन है। राज्यसभा के अंदर ये प्रोविजन है कि अधिकतम उसको कितनी बैठकों के लिए 5 बैठकों के लिए या शेष सत्र के लिए जो भी कम हो मिनिमम दंड वगैरह है वो राज्यसभा के द्वारा दिया जा सकता है। ये राज्यसभा की नियमावली है उसके अंदर बोला गया है। लोकसभा के अंदर भी सेम प्रोसेस है। यदि किसी सदस्य को निलंबित वगैरह करना रहता है तो पटल पे हालांकि लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है उसके पास अधिकार रहता है, लेकिन उसको प्रस्ताव को क्या किया जाता है सदन पटल पर रखा जाता है और फिर क्या है बहुमत के आधार पर उस पर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि एक तरफा आप 1 साल के लिए विधायक का
विधायक वगैरह है उसको आप सदस्य को क्या है निलंबित करते हो, तो ये अनुचित एक तरह का। तो ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह के अंदर याचिका लगी। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है, ये कल भी कवर किया था, क्योंकि ये पुरस्कार वगैरह है वो हाल ही के अंदर, कल ये पुरस्कार किसको दिया गया, नागालैंड के सोम जिला प्रशासन है उसको कोविड-19 प्रबंधन के अंदर ICT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका बेहतरीन प्रयोग किया था, ठीक है। और उन्होंने जिला प्रशासन ने कोविड के दौरान एक तरह से के टेक्नोलॉजी वगैरह का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया, इसलिए उनको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। किसको, नागालैंड के सोम जिला प्रशासन को, उनको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2021 को प्रदान किया गया दोस्तों। इसलिए ये न्यूज के अंदर है। ये जो पुरस्कार है, ई गवर्नेंस पुरस्कार है, वो 2003 से प्रदान किए जा रहे हैं। और किन को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने क्या ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया हो, जैसे कोई जिला प्रशासन हो गया या कोई राज्य सरकार हो गई, स्थानीय सरकार हो गई, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वगैरह हो गए, या शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान वगैरह हो गए, तो ऐसे पुरस्कार वगैरह प्रदान किए जाते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ई गवर्नेंस 2021 से संबंधित जो कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था, 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी के अंदर ई गवर्नेंस राष्ट्रीय पुरस्कार है वो प्रदान किए गए। 24वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ई गवर्नेंस पे, वो 2 विभागों के द्वारा मिलकर संपन्न करवाया गया था। एक तो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, और एक मेटी मंत्रालय यानी इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मिलकर तेलंगाना सरकार के साथ में मिलकर हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो तेलंगाना सरकार के साथ में मिलकर एक तो प्रशासनिक सुधार विभाग और मेटी मंत्रालय है, उन दोनों के द्वारा, और ये 2 दिवसीय विचार विमर्श हुआ इस पे ई गवर्नेंस पे। ई गवर्नेंस पर क्या क्या करना चाहिए सरकारों को, प्रशासन को क्या क्या करना चाहिए, विचार विमर्श होने के बाद में एक डिक्लेरेशन घोषणा की गई जिसका नाम है हैदराबाद घोषणा। हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो ई गवर्नेंस से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। और अब की बार की जो थीम थी वो महामारी के बाद में वर्ल्ड में डिजिटल गवर्नेंस, ये याद रखना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, देश के मेंटर कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। देश का जो मेंटर कार्यक्रम है वो क्यों चर्चा के अंदर है, उससे पहले आपको थोड़ा सा इस कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ कि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है, इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है अक्टूबर 2021 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या था कि देश के मेंटर कार्यक्रम के अंतर्गत जिसका उद्देश्य ये है कि 9 साल कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो छात्र वगैरह हैं उनको स्वैच्छिक सलाहकारों से जोड़ा जा रहा है। एक तरह से उनको क्या है कि जो वॉलंटरी क्या है कि मेंटर वगैरह का काम कर सकते हैं, कोई भी जो उसको क्या है कि किसी को एक तरह से मोटिवेशन करना है, उसको करियर के लिए कुछ सुझाव वगैरह देना है, तो कोई भी आदमी क्या है कि जुड़ सकता है। किन के लिए, 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के छात्रों के लिए, छात्र जो स्टूडेंट वगैरह हैं उनको भविष्य के बारे में क्या है कि एक तरह से क्या है कि उनका मार्गदर्शक बनने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा देश का मेंटर कार्यक्रम शुरुआत किया गया था। अभी आपको कंट्रोवर्सी इसलिए बताता हूँ क्योंकि जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके द्वारा दिल्ली सरकार को ये बोला है कि आप इस कार्यक्रम को क्या बंद कीजिए। क्यों बंद करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि स्वैच्छिक तौर पे वॉलंटरी जो मेंटर वगैरह है, जो मार्गदर्शक है, उनको छात्रों से जोड़ा जा रहा है, वो भी 9 साल के 12 साल 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को। तो एक तरह से संवेदनशील बच्चे वगैरह हैं उनको आप जोड़ा जा रहा है। इसमें क्या है, फ़ोन कॉल का प्रावधान है कि एक मार्गदर्शन करना कोई एक दिन का काम तो है नहीं, उनको मतलब कम्युनिकेशन के तौर पे भी उनको क्या है कि फ़ोन से जोड़ा जा रहा है। फ़ोन कार्यक्रम भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा क्या है कि जो मेंटर वगैरह है उनकी भी पर्याप्त जानकारी वगैरह दिल्ली सरकार रख नहीं रही, केवल आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद में आप जुड़ जाओ। तो ये एक तरह से क्या है कि लड़का, क्योंकि बच्चों का क्या है कि शोषण वगैरह होने के चांसेस वगैरह बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी ये कार्यक्रम जब से स्टार्ट हुआ उसमें क्या है कि तब तक क्या है कि लगभग 2 लाख जो मेंटर वगैरह है वो स्वैच्छिक रूप से क्या है कि रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो एक तरह से क्या है कि उनका जो बैकग्राउंड हो गया है या उनकी पर्सनल चीज़ें वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है कि आप गवर्नमेंट क्या है कि एक तरह से फ़ोन से जोड़ रही है बच्चों को, उन मार्गदर्शकों को, तो ये चीज़ सही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, उसने ये बोला है कि आप इसको करेक्शन कीजिए और इस कार्यक्रम को आप बंद कीजिए। तो ये चीज़ बोला गया था। आपको राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में बताता हूँ। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका जो गठन है वो 2007 के अंदर कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट आया था, यानी क्या कि जो बाल अधिकारों का संरक्षण से संबंधित
जो एक्ट आया था 2005 के अंदर, उसके अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना 2007 के अंदर हुई थी। तो ये चीज़ याद रखना, एक वैधानिक या स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी और 2005 के एक्ट के माध्यम से। ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका जो काम वगैरह रहता है वो एक तरह से इनके पास सिविल कोर्ट की भी एक पावर वगैरह रहती है। और ये RTA जो एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके अंतर्गत भी उसको राइट वगैरह मिले हुए हैं। इसके अलावा लैंगिक अपराधों से संबंधित बच्चों का जो संरक्षण अधिनियम, पास्को अधिनियम है 2012 का, उसके तहत भी पास्को एक्ट 2012 है, उसकी भी क्रियान्वयन की निगरानी इस आयोग के द्वारा रखी जाती है। तो ये आपको आयोग के बारे में बताएं। नेक्स्ट दोस्तों, कोलरवाली बाघिन के बारे में बात करते हैं। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर इसकी पेंच टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे पड़ता है? पेंच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र और MP वगैरह इन दोनों की सीमा पे पड़ता है। पेंच टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे कोलरवाली बाघिन है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि इसने अपने जीवन काल के अंदर 29 शावकों को जन्म दिया था। और पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर पॉपुलेशन वगैरह है, उसको मेंटेन करने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। और आज तक क्या है कि विश्व रिकॉर्ड है कि उसने क्या है कि अपने अभी 16 साल की उम्र में इसकी डेथ हुई है पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर। और इसीलिए इसको मातरम या सम्मानित माँ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसने 29 शावकों को जन्म दिया और 25 अभी भी पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर है, तो इसलिए इसको जाना जाता है। अब आपको थोड़ा सा टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। अभी वर्तमान के अंदर देश के अंदर कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं दोस्तों, 53 वर्तमान के अंदर टाइगर रिजर्व। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड का है, 1973 के 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट भारत का पहला टाइगर रिजर्व था। और वर्तमान के अंदर 53 टाइगर रिजर्व है। और जो लास्ट था वो छत्तीसगढ़ के अंदर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, वो 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख सारे के सारे 53 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें आप देख सकते हो। जो पेंच के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहाँ पे? ये रहा, ये पेंच वगैरह है, ये हाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पे है, तो ये याद रखना दोस्तों। इसके अलावा पन्ना टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट ऊपर हो गया, राजाजी वगैरह हो गए। तो ये कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व वगैरह, जैसे नागरहोल हो गया। असम के अंदर 7 टाइगर रिजर्व हैं, मध्य प्रदेश में खूब सारे हैं। तो ये कुछ प्रमुख टाइगर। अब आपको मैं थोड़ा सा फैक्ट वगैरह बता देता हूँ कि वर्तमान के अंदर देश 53 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और नवीनतम जो टाइगर रिजर्व है वो छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य है, उन दोनों को मिला के छत्तीसगढ़ के अंदर 53वां टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। 52वां टाइगर रिजर्व है वो राजस्थान का जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, उसको 52वां टाइगर रिजर्व के रूप में 2021 के अंदर मान्यता दी गई थी। बाघ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये चीज़ भी याद रखो। इसके अलावा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट, 1 अप्रैल 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1973 के अंदर, और उसी टाइम ये टाइगर रिजर्व की भी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल के आधार पे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्षेत्रफल के आधार पे देश का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम है, ये तेलंगाना के अंदर पड़ता है। जो सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और सबसे छोटा कौन सा है? वो जो जिसके बारे में बात करें, महाराष्ट्र के अंदर भी जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो भारत का सबसे छोटा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। तो ये कुछ फैक्ट और थे। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला टाइगर रिजर्व है वो नामदफा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। देश के अंदर 18 राज्यों के अंदर बाघ पाए जाते हैं, यानी जो जितने भी 53 टाइगर रिजर्व हैं वो देश के 18 राज्यों के अंदर है। ठीक है, कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ वगैरह है वो पाए जाते हैं 2019 की रिपोर्ट के आधार पे। भारत के अंदर 2967 बाघ है, 2967 बाघ है दोस्तों, जिसमें विश्व के लगभग 70% के आसपास, विश्व की 70% बाघ वगैरह की पॉपुलेशन वगैरह है वो भारत के अंदर पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक बाघ वगैरह है वो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। 526 बाघ हैं, टाइगर वगैरह हैं, वो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे कर्नाटक के अंदर आते हैं जो 524 बाघ पाए जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद रखोगे। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस के रूप में, तो ये याद रखना जरूरी नहीं है। कुछ फैक्ट वगैरह है जो आपको क्या है कि एक तरह से क्या है कथन के तौर पे पूछ लेते हैं। जब एग्जाम वगैरह रहती है तो उसमें क्या है कि जो चीज़ न्यूज़ में रहती है उससे ज़्यादा क्या है कि उसके कथन वगैरह मायने रखते हैं। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह आपको टाइगर से जुड़ी हुई बताइए आपको। ठीक है, अगला दोस्तों ILO रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ILO के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जारी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक।
ठीक है। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि 2022 के अंदर वैश्विक जो बेरोजगारी है यानी टोटल अनएम्प्लॉयमेंट है वो 207 मिलियन रहने का अनुमान है। टोटल वर्ल्ड लेवल पे सारे देशों के अंदर 207 मिलियन पीपल्स हैं वो अभी बेरोजगारी का शिकार है, और उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है? भारत के हैं। ठीक है। तो आईएलओ एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1919 में। अक्टूबर 1919 के अंदर राष्ट्र संघ के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। विश्व का सबसे पुराना संगठन है ये, और ये आईएलओ संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। एक तरह से त्रिपक्षीय संगठन, एकमात्र त्रिपक्षीय संगठन है, याद रखना दोस्तों। यूएन का एकमात्र त्रिपक्षीय संगठन, यानी उसमें सरकार प्लस क्या है कि उद्योग और प्लस क्या है कि मजदूर, ये तीनों क्या है कि इसमें ट्राई पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके वर्तमान में कितने देश? 187 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह हैं, आप याद रखना दोस्तों। अगला दोस्तों, गुरु रविदास जयंती के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसी जयंती की वजह से पंजाब के अंदर जो वोटिंग की जो तारीख थी, पंजाब के इलेक्शन के अंदर जो वोटिंग की जो तारीख थी उसको बढ़ा के 20 तारीख कर दी थी। ठीक है। तो पंजाब का इलेक्शन वगैरह इस जयंती की वजह से प्रभावित हुए। इस जयंती के बारे में बात करते हैं। माघ पूर्णिमा यानी माघ मास की अमावस्या को गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है। मुख्य रूप से रविदास जी हैं वो जातिवाद के खिलाफ अपने काम के लिए लोकप्रिय थे। कबीर के समकालीन थे। रविदास जी क्या है कि संत कबीर है उसके समकालीन थे। 1483 के आसपास इनका जन्म हुआ था, और ये जातिवाद के खिलाफ उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। कुछ और फैक्ट वगैरह देख सकते हो आप। ये रविदास जी हैं जिनका जन्म वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर हुआ था 1450 के अंदर, और उनकी डेथ वगैरह है वो भी 1520 के अंदर हुई थी। इन्होंने एक रविदस्या धर्म की स्थापना की थी। किस धर्म की स्थापना की थी? रविदस्या, ये याद रखना दोस्तों। और ये कबीर के समकालीन थे, कबीरदास के समकालीन थे। ये फैक्ट वगैरह भी यहाँ पे याद रखना दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के बारे में बात करते हैं, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा दावोस के अंदर होने वाली बैठक के अंदर वर्चुअल तौर पे प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधित भी किया गया था। इसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर है। विश्व आर्थिक जो मंच है ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है एक तरह का। इसकी स्थापना 1971 के अंदर हुई थी, स्विस गैर लाभकारी संस्था के रूप में। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और वहाँ पे एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। इसका वर्तमान संस्थापक और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो क्लाउस शोब है। ये संस्थापक भी है और वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष भी है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो रिपोर्ट वगैरह है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे इस आयोग की रिपोर्ट वगैरह वो बहुत ज़्यादा महत्व। एक तो क्या है कि एनर्जी ट्रांजिशन सूचकांक यानी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है, वो भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही के अंदर वैश्विक जोखिम रिपोर्ट है, हाल ही के अंदर प्रकाशित हुई थी। वैश्विक आईटी रिपोर्ट है वो भी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, और वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट। तो ये 6 से 7 रिपोर्ट वगैरह हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, वन लाइनर करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। राजधानी नई दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री उनके द्वारा प्रदेश की पहली डीटीसी इलेक्ट्रिक बस वगैरह है वो शुरुआत की गई थी। इलेक्ट्रिक क्षेत्र के अंदर एक लगभग क्या कि दिल्ली के अंदर 3000 बसें चलाने का एक तरह का सरकार का सपना है, और उसमें पहली इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत दिल्ली से की गई। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आगामी 5 वर्षों के अंदर एक रोजगार मिशन स्टार्ट किया गया, जिसमें 15 लाख नए रोजगार वगैरह सर्जित करने हैं। छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वन लाइन करंट अफेयर्स के तौर पे बता दिया। अगला दोस्तों, महाराष्ट्र के जो लावणी कलाकार हैं, तो आप लावणी याद रखना दोस्तों, एक लोक नृत्य है। किसका है? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का लावणी लोक नृत्य है, और वहाँ के सुमित भाले नाम है, उनको दुबई के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव के अंदर गोल्ड मेडल जीता है उन्होंने। तो दुबई के अंदर जो लोक कला महोत्सव था तो उसमें क्या है कि स्वर्ण पदक जीता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये लावणी वगैरह है, ये एक लोक नृत्य है। ये किसका है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, बस इतना याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिसका नाम है शांति देवी, जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया था। ये गरीबों की जो आवाज़ के रूप में याद करने वाली उड़ीसा की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनको लुंगड़ी देवी के नाम से भी जाना जाता था। ये पद्मश्री सम्मानित है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ
क्विज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, 10 करंट अफेयर्स के क्विज। पहला क्या है कि भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर के अंदर पासिंग एक्सरसाइज अभ्यास में भाग लिया है? तो रशिया दोस्तों, रशिया और भारत के द्वारा अरब सागर के अंदर पासिंग एक्सरसाइज है। ये जो एक्सरसाइज है वो किसी देश के साथ में कोई फिक्स नहीं है, ये रशिया के साथ फिक्स नहीं है, किसी भी देश के साथ आयोजित की जा सकती है, ठीक है, अवसर के आधार पे। तो ज़्यादा कुछ। अगला दोस्तों, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में 2021 में निम्न में से कौन सी शीर्ष स्थान पे है? तो ये नाओमी ओसाका, ये जापान की और वर्ल्ड की क्या कि नंबर 1 बैडमिंटन स्टार है, जो फोर्ब्स की कमाई की लिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 10 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक है। अगला दोस्तों, उपभोक्ता शिकायत के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया ई दाखिल पोर्टल। तो ई दाखिल पोर्टल कल पढ़ा था आपने। तो ई दाखिल पोर्टल किससे संबंधित है? तो उपभोक्ता शिकायतों का ऑनलाइन समाधान करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया था। और अभी ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर शुरू किया गया है? तो 15 राज्यों के अंदर, 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे ई दाखिल पोर्टल वगैरह स्टार्ट किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए 2780 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो फिलीपींस के साथ में। ये भारत का अब तक का और ब्रह्मोस मिसाइल का पहला और सबसे बड़ा निर्यात समझौता है। याद रखना दोस्तों, भारत के द्वारा पहला रक्षा निर्यात है इतना बड़ा। और ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? एक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। कौन सी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। और इसकी जो रेंज वगैरह है 290 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखोगे। भारत और रशिया के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जा रहे हैं। और इसके तीनों वर्जन है, यानी नेवल वर्जन भी है और उसका वायुसेना का और थल सेना, तीनों के लिए सरफेस टू एयर वगैरह सारा। अगला दोस्तों, भारतीय सेना दिवस के द्वारा निम्न में से कौन सा दिवस वगैरह, कौन से दिन भारतीय सेना दिवस मनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को ये सेना दिवस मनाया गया था। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को क्या है कि जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे उतना ज़्यादा क्या है कि ये चैनल वगैरह भी आगे बढ़ेगा दोस्तों। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। और एक और चीज़ क्या है कि आप लगातार जुड़े हो, उसके सभी के लिए आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद।